पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे अब हम अपने फेवरेट महासावधि राहुल जैन सर। ठीक है, तो संबंध पहले अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है ऐसा सिग्नल जो कि अपनी वैल्यू, अपना एम्पलीट्यूड और अपना डायरेक्शन चेंज करे पीरियडिकली। बातें हम कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का होता है ऐसा करंट जो कि अपना डायरेक्शन, ऐसा करंट जो कि अपनी वैल्यू, अपना मैग्नीट्यूड या अपना डायरेक्शन चेंज करें पीरियडिकली। बातें हम करना करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब नॉर्मली सीजीए जो अपना डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड यहाँ पे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड बदले अपना पीरियडिकली। बताइए इसमें तो ये अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है? जे सी है, जे सी है, जे सी है, जे सी है, बिल्कुल। तो इनमें डायरेक्शन बदलने भाई, जो पॉजिटिव है जी नेगेटिव है बिल्कुल डायरेक्शन बदलने आ रहे हैं जी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है जी, भी अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक इसमें तो बता अल्टरनेटिंग करंट कौन सा है? इसमें से अल्टरनेटिंग करंट कौन सा जी? अल्टरनेटिंग करंट नहीं, जहाँ डायरेक्शन बदल नहीं रहा भाई, एक ही डायरेक्शन रहेगा। लेकिन जो पल्सेटिंग डीसी है मैग्नीट्यूड बदलना है इसमें। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी है, हाँ जी ए सी है, जे भी ए सी ना है, जे भी ए सी ना है जी, दोनों डी सी हैं जो जहाँ डायरेक्शन ना बदलना, जहाँ चारों के चारों ए सी हैं। ठीक, हाँ अब देखेंगे हम प्रोडक्शन ऑफ द एसी, प्रोडक्शन ऑफ एसी। एसी का प्रोडक्शन कैसे हुआ? हमने ज़्यादा पहले हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर ईएमआई में पढ़ चुके हैं। हम एक दो तरीका की ईएमआई पढ़ चुके हैं। तो हम स्टैटिक ईएमआई, डायनामिक ईएमआई, तीसरे तरीका की ईएमआई बची थी पीरियोडिक ईएमआई। हमने कही थी कि वो अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, तो अब वो अल्टरनेटिंग करंट में आएगी। सबसे पहले एसी कैसे प्रोड्यूस करवाया, तो प्रोडक्शन ऑफ एसी। ठीक है, तो जहाँ मैं क्या होता है पीरियोडिक ईएमआई में क्या करो तो कि हम फ्लक्स चेंज करेंगे एंगल रोटेट करके। तो जो वही हॉर्स शू शेप की मैग्नेट ले लें, ये मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ये पूरी की पूरी कॉइल है। ठीक है, पूरी की पूरी कॉइल है। अब मैं क्या करूँगा, जब कॉइल घुमाऊँगा ओमेगा दे, तो जाके बीच में एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी, क्योंकि अल्फा जीरो होगा। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी अल्फा जीरो होगी, अल्फा जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, तो फ्लक्स कैसा आता है? फ्लक्स का फॉर्मूला आता है एन ए बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल भाई। तो थीटा की जगह मैं ओमेगा टी रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है एन ए बी, वो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक हुआ, तो कोई दिक्कत ना यहाँ जी होती है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला का होता है ई इंड्यूस, हाँ ठीक है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा तो जाते ई इंड्यूस कैसे निकालेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो जहाँ में ई एम एफ आया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कौन सा ई एम एफ आया तो जाते ई एम एफ आया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई एम एफ का तो जाते एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, इसका क्या हो जाता है, ई एम एफ हो जाता है। लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है वो होता है एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम ईएमएफ की फॉर्मूला याद रखना है एन बी ए ओमेगा। तो सबसे पहले जहाँ में हमने कहा था कि पीरियोडिक ईएमआई में हमने कहा करो एंगल चेंज करो देते मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करो। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट कितना प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले फ्लक्स कितना चेंज होता है, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फिर ईएमएफ का होता है डी फाई बाई डी टी। तो जाते हमने करो कॉस थीटा को डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो एन बी ए साइन थीटा माइनस को एन बी ए साइन थीटा हमारे पास का आएगा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो जहाँ में हमें वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, एक ई एम एफ इंड्यूस एन बी ए साइन थीटा। ठीक है, हाँ जहाँ में करंट निकालो, मतलब ई मैक्सिमम मेरे पास जो आगा, ई मैक्सिमम जो मेरे पास आगा वो आगा एन ए बी ओमेगा। देखिए तो मैं करंट निकाल सकता हूँ रेजिस्टेंस से डिवाइड देगा। ठीक है, करंट निकाल ले रेजिस्टेंस से डिवाइड देगा, जो पूरे वही है जहाँ मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड देगा करंट निकाल ले। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ मैं। जब देख ई एम एफ कैसे लिख सकता हूँ मैं, आई ई इक्वल टू एन ए बी, मतलब एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट कैसे लगाऊँ, तो जा ई एम एफ में आर से डिवाइड देगा। ठीक है, तो जा पूरी जगह है वो आई नॉट की वैल्यू आ गई, एन ए बी ओमेगा आर, आई नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक, पीक वोल्टेज मैंने मैक्सिमम ई एम एफ एन मैंने मैक्सिमम हमने आपको बताया था, जो मैक्सिमम इंड्यूस करंट आएगा वो एन ए बी ओमेगा के बराबर आएगा। जो मैक्सिमम करंट होगा वो एन ए बी ओमेगा डिवाइडेड बाई द आर आएगा। याद रखिए, जो हमारे घर में इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होती है वो 50 हर्ट्ज होती है।
इंडिया में जो करंट आता है हमारे घर पर, जो वोल्टेज आता है ना, मतलब 220 वोल्टेज कह देते हैं, मतलब 220 वोल्टेज आ रहे हैं तुम्हारे घर में, तो ये BRMS की वैल्यू होता है। ठीक है, ये BRMS की वैल्यू होता है, ये कई की वैल्यू होता है BRMS की। तो हम हमारे यहाँ पे जो वोल्टेज आता है, वहाँ की जो पीक वैल्यू होता है वो होता है 311 वाट। ठीक ठीक है, जी क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या है, जी कह रहा है एक EMF जनरेटेड बाय द ऐसी जनरेटर जिस पर शॉर्ट टर्न कॉइल है। ठीक है, एरिया इतना दे रखा है और जी कह रहा है कि स्पीड 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। याद रखिए, जब हमें 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे रहा होता है ना, जब हमें 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे रहा होता है तो ये फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है। लेकिन जब हमें 1 रेडियन पर सेकंड दे रहा होता है तो ये हमें पर सेकंड दे रहा होता है, तब जी हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है ओमेगा। ये बात याद रखिए। ठीक ठीक है, तो वही देख, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, एरिया दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, तो EMF निकालना है। मैक्सिमम EMF बोल रहा है, तो मैक्सिमम EMF की वैल्यू तो NAB ओमेगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं वैसे निकाला, आंसर आ जाएगा। ठीक जी, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी, याद रखिए 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब जी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो या तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, तब जा हमें रखना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। ठीक ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC की रिप्रेजेंटेशन। जो जी का होता है, जी होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। जो जे वाला आई होता है, मतलब जे वाला जो होता है, जो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I नॉट का होता है, ये पीक वैल्यू होती है। और जी साइन ओमेगा टी जो होता है वो होता है फेज ऑफ करंट, इनिशियल इनिशियल नहीं, जो स्टेटस ऑफ करंट होता है, या फेज ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, स्टेटस ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब कहते हैं, अब हाँ ऐसे भी दे सकते हैं हमें इक्वेशन I=I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये फाई का है, ये फाई इनिशियल फेज है, T=0 पर कितना फेज है, समझना, मतलब T=0 पर कितना करंट है, T=0 पर स्टेटस ऑफ करंट है ये। जैसे आई की वैल्यू 10 sin ओमेगा टी प्लस 30। ठीक है, तो T=0 पर करना है हमें, T=0 पर, तो T=0 पर हमें करंट पता पड़ जाएगी। यहाँ 5 एम्पियर आ रहा हो। ठीक है ठीक है, 5 एम्पियर करंट पता पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर मैं टी की वैल्यू ओमेगा बाई डब्ल्यू रखूँगा, तो टी की वैल्यू में वही डब्ल्यू रख, अगर मैं टी की जगह पाई बाई डब्ल्यू रखा हुआ, पाई बाई डब्ल्यू रख के जहाँ मैं आंसर निकल जाएगा, जो मतलब जहाँ मैं दद्दी वैल्यू जो आंसर है वो सिंपल ही आंसर आएगा नॉर्मली। अब बोलो फेज डिफरेंस देखो जाए तो दो सिग्नल इनके बीच, याद रखिए फेज डिफरेंस तभी देखा जाएगा तब नेचर सेम होना चाहिए। फेज डिफरेंस दो सिग्नल इनके बीच देखा जाएगा और नेचर सेम होना चाहिए, मतलब साइन की फेज होने चाहिए दोनों, मतलब एक साइन एक कॉस, ऐसा नहीं, दोनों साइन की फेज होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब जो ओमेगा की वैल्यू है वो रिमेन सेम। समझ रहा है मतलब समझा नहीं तो समझ गया भाई, समझ गया। देख, फेज डिफरेंस कब निकाल रहे हो, तब दो सिग्नल हो मेरे पास, फेज डिफरेंस निकाल रहे हो तब मेरे पास दो सिग्नल हो, नेचर सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालने के दो तरीके होते हैं मेरे पास, कि दो सिग्नल हो, मतलब फेज डिफरेंस कब निकाल रहा हो, फेज डिफरेंस निकाल रहा हो कि फेज डिफरेंस तभी निकाल रहे आते हो तब दो सिग्नल हो। अभी दो सिग्नल है उन्हीं के बीच तो फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, तब दो सिग्नल हो, नेचर भी सेम हो, मतलब साइन होना चाहिए, फेज डिफरेंस तभी निकलेगा। तब साइन हो या कॉस हो, तभी फेज डिफरेंस का, तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी फेज डिफरेंस आता हो। ठीक, आगे चलो। हाँ, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें डेल्टा फाई इजकल टू 2 पाई बाई टी इजकल टू डेल्टा टी, ये स्मॉल टी जो टाइम डिफरेंस आता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच जो फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है और जो क्या होता है, ये टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी पे जी सवाल दे रखा है, मतलब जी फेज डिफरेंस दे रखा है और टाइम डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वो ये 2 पाई बाई टी, टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी, यहाँ तो 2 पाई एफ कर दी बस। फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू I=I0 sin ओमेगा टी T/T/8 सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्मॉल टी की वैल्यू दे रखी है कैपिटल T/8, तो सबसे पहले फॉर्मूला I=I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, और स्मॉल टी की वैल्यू T/8 पर पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, तो I0 sin ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपन कैपिटल टी, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल T डिवाइडेड बाई द 8 जो कि दे रखी है। जैसे सॉल्व करेगा आंसर आएगा। देख रहा हूँ, फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फॉर द दिस, जाकर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना और टाइम की वैल्यू दे रखी है T/100, हाँ मतलब T/800 सेकंड। ठीक है, जब वो आंसर आराम से आ जाएगा, T की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू 1/800 दे दी हो। ठीक है ठीक है, जी क्वेश्चन भी सिंपल है। ठीक है, जी क्या है, कोई क्वेश्चन दे रखी है, मैंने जी बोला है फेज ऑफ करंट क्या है, तो फेज ऑफ करंट तो जी होता है ना, ये पूरा फेज ऑफ करंट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, इनिशियल फेज हो गया पाई बाई 3।
अब जो करंट की वैल्यू बोले टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी इक्वल टू जीरो देता करंट की वैल्यू आएगी, टी इक्वल टू टी वाई फोर देता करंट की वैल्यू आएगी यार। ये तो नॉर्मल है यार, जो वही सवाल है डी वाला पार्ट। ठीक, जो क्वेश्चन में अच्छा कहूँगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में क्या कहूँगा अच्छा कहूँगा, पी वाई क्यों दे रखा है इस पर। ठीक, जो क्वेश्चन में क्या है, पीरियोडिक वोल्टेज वेव फॉर्म एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म। हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो जगले समझते पहले टाइम पीरियड आना चाहिए। टाइम पीरियड का होता है, मैं तो बताऊँ, टाइम पीरियड वो होता है जब साइकिल अपने आप रिपीट करे, जहाँ समय के बाद साइकिल अपने आप रिपीट करता है वो आपको क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे जो साइकिल अपने आप रिपीट कर रही है 100 सेकंड के बाद, जो जाकर टाइम पीरियड है 100 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/, टाइम पीरियड। ठीक है, 1/, टाइम पीरियड का होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आता है 1/, टाइम पीरियड। तो टाइम की जगह जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो तो डायरेक्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ सकती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक बहुत ज़्यादा बड़ी सिलीगन। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने देखा तो ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा थी कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी वेव फॉर्म की, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मुझे टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए, टाइम पीरियड जाको 100 है, कैसे मालूम पड़ी आपको टाइम पीरियड 100 है। तो टाइम पीरियड का होता है जब कोई साइकिल अपने यहाँ पर जा समय के बाद रिपीट करते हैं, मतलब कोई एक पार्टिकुलर साइकिल अपने यहाँ पर जितने समय के बाद रिपीट करेगी वो आपका टाइम पीरियड होता है। जाको टाइम पीरियड 100 सेकंड नहीं, मिली सेकंड में दे रखो, जो बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होता है। तो 1/, टाइम पीरियड करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जाके। ठीक है, अब कह रहा हूँ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन बेरिंग सिग्नल। अब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, अब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर टाइम बेरिंग सिग्नल, ऐसे सिग्नल जो समय के साथ बदल रहे हैं अब उनकी हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे एवरेज करंट की वैल्यू निकालो तो इंटीग्रेशन आई डी टी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो T1 से लेकर T2 जाके लिमिट रखो, जाकर T1 से लेकर T2 लिमिट रखो। याद रखिए एवरेज का जो कांस्टेंट होता है वो एवरेज होता है। जैसे 3 एम्पियर का कांस्टेंट 3 एम्पियर होगा, आई नॉट का एवरेज 3 आई नॉट ही होगा। ठीक है, आज एवरेज की वैल्यू निकालो इंटीग्रेशन आई डी टी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एवरेज वैल्यू निकालेंगे आगे जाके क्वेश्चन की। अब जा क्वेश्चन में गए, मैं एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है। ठीक है, फुल साइकिल के लिए मैं एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब 0 से लेकर टी टाइम तक मैं एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे जे वैल्यू जे कोई है, तो एक साइकिल का होता है जे। ठीक है, एक साइकिल का होता है जो कि 0 से लेकर टी समय तक होता है। ठीक है, नंदक के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी, तो वही अपना फॉर्मूला का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा नीचे लेगा, और इंटीग्रेशन हम डी टी 0 से लेकर टी नाम, मतलब जहाँ हमें लिमिट वैल्यू पुट करेगा तो 0 आंसर आ जाएगा। कुछ ना 0 आंसर सॉल्व करके देख ले। एवरेज वैल्यू याद रखिए, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 आता है। आगे चलो, बिट्टू स्ट्रिक जी कहते हैं, मतलब अगर तुम पे इंटीग्रेशन करो याद तो ठीक है, मतलब अगर बहुत जगह इंटीग्रेशन में याद रखिए काऊ जगह लगेगा, जो बिट्टू स्ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू लगाते हैं, जैसे करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लेकिन जब अपने दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं एरिया अंडर कर्व अपन टाइम, मतलब टोटल एरिया अपन टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। मतलब 0 से लेकर टी समय तक मैं एवरेज वैल्यू निकालनी है ना, मतलब 0 से लेकर अगर मैं टी समय तक एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टोटल एरिया देख जाके बीच कितना आ रहा हूँ। ठीक है, जी क्वेश्चन में गए, मतलब बिट्टू स्ट्रिक में गए, मतलब जो एवरेज वैल्यू निकालता हूँ एवरेज वैल्यू को देख। अब मेरे पास 2 तरीके आए गए, एक तो पहले एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन करके निकाल सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन आई डी टी अपन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दूसरा एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं एरिया अंडर कर्व अपन टाइम दे, जहाँ मैं वैसे देख लिया अगर मैं 0 से लेकर टी तक मैं अगर एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो एरिया जी तो पॉजिटिव आ जाएगा, जो एरिया नेगेटिव आ जाएगा। तो जहाँ मैं एरिया 0 आ रहा है ना तो जी 0 वैल्यू दे देगा। हाँ, जैसे वैसे एक ट्रिक दे रखी है, जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखी है। जैसे जे फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कोई फंक्शन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब जाके पीछे साइन आ रहा हो, साइन का फंक्शन है, तो जाके एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 याद है, हाफ साइकिल के लिए याद है कि 2 आई नॉट अपन पाई, और जाके 2 आई नॉट अपन पाई है मैं लिख सकता हूँ हाफ एरिया डिवाइडेड बाई द टी हाफ, मतलब आधा एरिया डिवाइडेड बाई द हाफ टाइम। ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल लिख सकता हूँ ना भाई, देख दोबारा बताऊँ देख। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई फंक्शन दे रखा हूँ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जाके जो एवरेज वैल्यू निकाल हूँ इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तक निकाल सकती हूँ, एरिया अपन टाइम तक निकाल सकती हूँ। ठीक है, याद रखिए जैसे मुझे कोई फंक्शन दे रहा हूँ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जाके फुल साइकिल के लिए जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, लेकिन जाके जो हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ गई वो आ गई 2 आई नॉट अपन पाई, या हाफ एरिया अपन टी हाफ निकाल सकता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे एवरेज वैल्यू निकाल दे,
जैसे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब मेरे के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए, मतलब T/2 तक के लिए मैं एवरेज वैल्यू निकालता, तो मैं तो भाई इंटीग्रेशन वैसे मुझे जाके ट्रिक मान लिया मैं 2i0/पाई, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालूंगा हाफ साइकिल के लिए, वो आ गई 2i0/पाई फॉर द फंक्शन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब जब कोई ऐसा फंक्शन दे रहा होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जाके फुल साइकिल की वैल्यू 0, हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ गई 2i0/पाई। और जाइए हाफ एरिया अपन टी हाफ के बराबर कर दियो, ठीक। तो इंटीग्रेशन करके निकाल लिया, 0 से लेकर T/2 तक लिमिट रख दिया हमने, 0 से लेकर T/2 तक की लिमिट रख दी, ठीक है। सॉल्व करेगा तो अपने आप 2i0/पाई आंसर आ जाएगा। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मतलब ये सवाल नहीं, मतलब जो ट्रिक बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर जगह यूज होगी। हाँ मतलब जा ट्रिक मैंने कहा बताइए, जा ट्रिक में बताइए जो रिपीट साइकिल के सवाल होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें साइकिल रिपीट है रही हो, समझ लो रिपीट साइकिल का, मतलब जो सवाल रिपीट साइकिल के होंगे, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिनमें साइकिल रिपीट है रही होगी, तो बिन में एक साइकिल का एवरेज ही पूरी वेव का एवरेज होता है। जैसे जे है कोई रिपीटिंग साइकिल है, सूं 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 सूं, तो जहाँ मैं एक साइकिल को एवरेज निकाले हो ना, जहाँ मैं एक साइकिल को एवरेज निकाले वही पूरी वेव को एवरेज हो तो है। फिर ना समझ आई, फिर समझ में आने का लंडा गाली नहीं। रिपीट साइकिल के सवालों में जो एक साइकिल का एवरेज होता है ना, वही पूरी वेव का एवरेज होता है। रिपीट साइकिल के सवालों में जो एक साइकिल का एवरेज होता है वही पूरी वेव का एवरेज होता है। याद रखिए रिपीट साइकिल के जो सवाल होंगे वहाँ में जो एक साइकिल का एवरेज होगा वही पूरी वेव का एवरेज होता है, ठीक। अब ये कह रहा हूँ द आउटपुट करंट वर्सेस द टाइम फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर शोन इन द फिगर। तू तो या तो डीसी करंट कहेगा, तू या तो डीसी करंट कहेगा कि नहीं कहेगा, लेकिन जो डीसी करंट ना फुल वेव रेक्टिफायर है, जे पहले एसी करंट माने ये बदल दो डीसी में, समझ रहे हो, पहले जो एसी करंट माने डीसी में बदल दो। अच्छा देख रहा था आउटपुट करंट वर्सेस द टाइम कर फॉर द रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर शोन इन द फिगर द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इन दिस केस। जहाँ केस में आउटपुट करंट की वैल्यू निकालनी है मुझे, जहाँ पूरी साइकिल के लिए नहीं, जब पूरी वेव के लिए आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, मैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकालनी है आउटपुट की, मतलब जब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकालनी है मुझे एवरेज की वैल्यू, आई एवरेज की, ठीक है। तो समझते पहले जहाँ में साइकिल कितने, मतलब जहाँ में टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा जहाँ में T/2, क्योंकि एक साइकिल अपने आप पर रिपीट कर रही है T/2 समय के बाद, तो एक साइकिल का टाइम पीरियड जाएगा जहाँ में T/2। याद रखिए जहाँ में एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा T/2, तो जहाँ में एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे एरिया अपन टाइम से निकाल लें। लेकिन जहाँ में तू एरिया ना निकाल सकता एवरेज वैल्यू में, तो भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे चलते आते, ठीक है, जैसे चलते आते वैसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम जब पढ़ चुके हैं ना आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की जो हाफ, हाँ याद रखिए जाके जो हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2i0/पाई, ठीक। जा क्वेश्चन में जो हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ गई वो आ गई 2i0/पाई या हाफ एरिया अपन टी हाफ, ठीक। जी दूसरा क्वेश्चन आएगा। अब जो बता जहाँ में टाइम पीरियड कितना हो, जहाँ में बहुत पटाई थी, जहाँ में टाइम पीरियड बताओ और एवरेज वैल्यू निकाल पूरी वेव के लिए। जहाँ में टाइम पीरियड कितना हो, जहाँ में टाइम पीरियड T/2 है, हाँ T/2 हट, जहाँ में टाइम पीरियड टी है जो कि एक साइकिल अपने यहाँ पर टी समय के बाद रिपीट कर रही है। हमने कहा कि ये थी टाइम पीरियड, मतलब किसी साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है, किसी साइकिल का टाइम पीरियड वो होता है जो कि एक समय के बाद अपनी साइकिलें रिपीट करे। तो ये टी समय के बाद अपनी साइकिलें रिपीट कर रही है, तो टाइम पीरियड जाकर कितना होगा, टी टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा, टी टाइम पीरियड है। तो वही करेगा एवरेज वैल्यू कैसे निकालो करंट की, ए हाफ डिवाइडेड बाय द टी हाफ, लेकिन जहाँ में टी नहीं आ गई, हाँ चल टी हाफ कर दे, टी हाफ की वैल्यू का होता है 2i0/पाई होता है, ठीक है, जो हमें नॉर्मली मानना है। लेकिन जाके मैं कैसे वैल्यू निकाल रहा हूँ, एरिया अपन टाइम, एरिया कैसे निकाल रहा हूँ, जे एरिया तो वैसे जे होगा पूरा, लेकिन जहाँ में कितना एरिया जे तो निगलेक्ट है ना, ठीक है। जी को सुन जाता हमने वो कहा बताई थी कि टाइम पीरियड T/2 नहीं होगा, जहाँ में टाइम पीरियड टी होगा, क्योंकि जे एरिया का है फ्लैट है, मतलब जे एरिया लव ना है, ठीक है, क्योंकि जे हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं एरिया अपन टाइम, एरिया जाको हाफ जे एरिया तो कैंसिल कर दो अपन टाइम पीरियड, और टाइम कितना जाको टी है मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी हाफ प्लस टी हाफ लिख सकता हूँ, मतलब 2t हाफ लिख सकता हूँ मैं, और ए हाफ टी हाफ की वैल्यू का होता है 2i0/पाई, और 2 से डिवाइड तो i0/पाई वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे जहाँ में एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैं फंक्शन दे रखा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, जहाँ में मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाल दूँ, एरिया अपन टाइम थे, एरिया देख समझते पहले आपको टाइम पीरियड देख, मैं पूरी वेव की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो समझते पहले जो रिपीटिंग साइकिल है, तो रिपीटिंग साइकिल के लिए एक साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल दे, वही पूरी साइकिल की, वही पूरी वेव की आ गई।
तो जाके एक साइकिल कितने समय में आ रही है, टी समय में, क्योंकि टी समय के बाद ये रिपीट कर रही है अपने आप। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरिया अपन टाइम, जो पॉजिटिव एरिया, जो नेगेटिव एरिया, जो नेगेटिव एरिया, जो पॉजिटिव एरिया। तो एरिया जीरो आ जाएगा, तो टाइम जीरो, तो मतलब करंट जीरो आ जाएगा। ठीक, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं, जैसे स्लाइड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, जी हम वैल्यू कर चुके हैं ऊपर। याद रखिए कॉस ओमेगा टी के लिए जो अच्छा है, आप साइकिल के लिए वैल्यू निकाल, चाहे फुल साइकिल के लिए वैल्यू निकाल, वो जीरो आ गई। लेकिन जा केस में केवल गामा इन इक्वल टू n और sin ओमेगा टी प्लस 30 दे रखी है, तो यहाँ की जो एवरेज साइकिल आ गई जीरो आ गई। हाँ, मतलब आई इक्वल टू n और sin ओमेगा टी प्लस 30 इनिशियल फेज, ओ मर गई, इनिशियल फेज ले लो, मर गई। अब फुल साइकिल तो वैल्यू लगा लो, फुल साइकिल की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, क्योंकि sin ओमेगा टी है, कचू भी फाइव ले लें ओमेगा टी प्लस 5, तो बाकी एवरेज वैल्यू जीरो आनी है भाई फुल साइकिल के लिए। कॉस ओमेगा टी के लिए फुल साइकिल के लिए वैल्यू जीरो, लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जहाँ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ होता है, चाहे फुल साइकिल हो चाहे हाफ साइकिल हो, इनकी वैल्यू हाफ ही होगी। पार्ट 1 नहीं कर रहे हैं, पार्ट 2 अगले